नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लगातार हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। इसमें हम 500 क्वेश्चन जो कि टारगेट 500 क्वेश्चन है, बढ़िया जो पॉलिटी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि भारत में किसी भी एग्जाम के जहां पर पॉलिटी लिख रखा है, इंडियन पॉलिटी लिख रखा है सिलेबस के अंदर, वहां पर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है ना। तो ये लगभग हमारी इससे पहले काफी क्लास 4 से 5 6 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास रहेगी। इस लेक्चर के अंदर हम टॉप क्वेश्चन ही चर्चा करने वाले हैं और इसके अलावा हर क्वेश्चन के साथ में हम उसके व्याख्या देख रहे हैं। प्रश्न की व्याख्या से जरूर क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप ध्यान पूर्वक देखेगा। उसके अलावा आप जरूर इस पूरा क्लास को देखने के बाद में आप अपने कमेंट करके जरूर बताएगा आपको इस क्लास के बारे में रिव्यू जरूर दीजिएगा, आपको इसका में कौन सा प्रश्न सबसे बेस्ट लगा। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो साथ साथ में आप भी बताते रहिए। चलते हैं आपके समय को ज्यादा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय बड़ा भाई कीमती है, क्योंकि हर किसी के पास टाइम बहुत कम है और वैसे आपके पास तो बहुत ही कम है। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और इसी उम्मीद के साथ में ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इसी स्लाइड का आज पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम पूरी डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं, पूरा का पूरा इसी स्लाइड के अंदर समझने वाले हैं। अगर अगले एग्जाम में किसी एग्जाम के आगामी एग्जाम के अंदर किसी एग्जाम के अंदर अगर इस प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ भी पूछा जाए हटाने की प्रक्रिया, तो पूरा का पूरा यहां पर आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर आपका सवाल गलत भी नहीं होगा। अब देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। अब आपको बताना है। तो देखिए, पहला लिख रखा है संसद के निम्न सदन के साधारण बहुमत से, या फिर संसद के उच्च सदन के 2/3 बहुमत से, या फिर प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, या फिर प्रत्येक सदस्य सदन की कुल सदस्य संख्या बहुमत द्वारा, या फिर उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा। यह प्रश्न है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश है, उनको हटाने की जो प्रोसेस है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए, हम पूरा हटाने की प्रोसेस ही जान लेते हैं। एक तो सबसे पहले आपको मोटा मोटा आइडिया ये होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो टॉपिक है उसका वर्णन भारत के संविधान के 22 भाग में से 5वें भाग के अंदर है। अब देखिए, जो अनुच्छेद है कहां से कहां तक वर्णन है यह भी आपको पता होना चाहिए, और यह अनुच्छेद है 124 से लगाकर 147 तक। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं, इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि हटाने का जो प्रोसेस है, हटाने की जो प्रक्रिया है, वो अनुच्छेद नंबर 124 4 के अंदर दे रखी है और यही हमें पढ़ना है। और इसके अंदर क्या दे रखा है, वो कौन से 2 आधार हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो 2 आधार हैं, आप ध्यान रखिएगा। 2 आधार हैं, कौन कौन से? एक तो है अक्षमता और एक है सिद्ध कदाचार। ध्यान रखना, एक है सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार की संविधान के अंदर ऐसी कोई परिभाषा नहीं दे रखी है, यह भी ध्यान रखना। सिद्ध कदाचार के संविधान के अंदर कोई परिभाषा नहीं दे रखी है। और अक्षमता से आप भी इस सब से आप भी आइडिया लगा सकते हो। किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य या फिर वो कार्य करने में अगर अक्षम है तो भी उसको हटाया जा सकता है, फिर उसका आरोप सिद्ध होना चाहिए, यह भी बात एक है। ठीक है। अब देखिए, अक्षमता और सिद्ध कदाचार 2 आरोप अगर किसी भी मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश के ऊपर लग जाता है तो फिर उसका हटाने का प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब देखिए, हटाने का जो प्रोसेस है यहां पर, यह हटाने का प्रोसेस है वो संसद के दोनों सदनों में से, संसद के दोनों सदनों में सरों किया जा सकता है। ध्यान रखना,
अकेले एक संसद में नहीं है भैया। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव पास किया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन के अंदर आप प्रस्ताव लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे लोकसभा के अंदर लाइए या फिर राज्यसभा के अंदर लेके आइए। अगर आप राज्यसभा के अंदर ये प्रस्ताव लेके आते हैं, राज्यसभा के अंदर ये प्रस्ताव लेके आते हैं, तो कम से कम 50 प्रस्तावक हस्ताक्षर होने चाहिए। और अगर लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव लेके आते हैं तो फिर इसके अंदर 100 प्रस्तावक यानी कि 100 सदस्य द्वारा उनको अनुमोदन चाहिए भैया। यहां पर राज्यसभा के अंदर 50 है, और सॉरी यहां पर 50 लिख दिया, यहां पर 100 था भैया, ठीक है। यहां पर 100 है, लोकसभा के अंदर मैंने बोला था 100 था लेकिन लिख दिया, तो ठीक है ना। लोकसभा के अंदर 100 सदस्य है, राज्यसभा के अंदर 50 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए। जब ये अनुमोदन कर देते हैं तो फिर सभापति, ध्यान रखिएगा, सभापति या फिर अध्यक्ष किसका, लोकसभा या राज्यसभा का, वो प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकता है और उसको स्वीकार भी कर सकता है। ये उनका खुद का पावर है भाई, ठीक है। अब ये प्रस्ताव जैसे ही सभापति या फिर अध्यक्ष के पास जब पास हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर एक समिति का गठन होता है, 3 सदस्य एक समिति का गठन किया जाता है, और ये कौन बनाते हैं, यही अध्यक्ष महोदय बनाते हैं। और इसी समिति के अंदर 3 सदस्यीय समिति बनती है, और ये 3 सदस्यीय समिति जिसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। और दूसरा है हाई कोर्ट का सीजे यानी कि मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस समिति के अंदर एक होगा। उसके अलावा जो 3 नंबर है वो एक विधि विशेषज्ञ हो सकता है, विधि विशेषज्ञ होगा। तो ध्यान रखना, ये 3 सदस्य एक समिति बनेगी, इन 3 सदस्य समिति द्वारा जब प्रस्ताव, ये आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो फिर ये वापस सदन के अंदर जाने वाला है, और सदन के अंदर जाएगा तो सदन के अंदर ध्यान रखना विशेष बहुमत, ध्यान रखना दोनों सदनों के अंदर विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। कैसा, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत का मतलब क्या है, टोटल का तो बहुमत चाहिए, कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत चाहिए, लेकिन उपस्थित और मतदान करने वाला का 2/3 चाहिए। कितना, 2/3। तो ध्यान रखना इसमें से आप देखिए, और यही अपना प्रश्न था। तो देखिए, संसद के निम्न सदन के साधारण बहुमत, यह तो पहले से ही गलत हो चुका है। संसद के उच्च सदन के 2/3, केवल कोई, अरे भाई संसद के उच्च सदन अकेला थोड़ी है, आप किसी में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या, हाँ एक बात तो ये है, लेकिन एक और है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन देखिए, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या बहुमत द्वारा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3, ध्यान रखना 2/3 लिख रखा है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। मैंने अभी भी बोला था विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब ही यही है, कुल सदस्य संख्या, जितनी सदस्य संख्या है उस सदन की, उसका तो बहुमत चाहिए, लेकिन जिस दिन इसका वोटिंग हो गई उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाला का 2/3 बहुमत से अगर बिल पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति महोदय उनको हटाने का आदेश निकाल देंगे, और फिर से आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो हट जाएंगे। ठीक है, तो ये थी इनकी प्रोसेस। आप ध्यान रखना, पूरा का पूरा मैंने समझा दिया इस प्रश्न का। अब आपको गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, 2 आधार है, कौन कौन से, अक्षमता, सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार का संविधान के अंदर वर्णन नहीं कर रखा है, लेकिन अक्षमता, पद पर बैठा कोई व्यक्ति अगर कर्तव्य का पालन करने में अक्षम है तो फिर उनको, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर उनको हटाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एक बात और ध्यान रखना, जब भी ये प्रोसेस चल रही है, सदन में पास होने से पहले, जांच से पहले, इस समिति की जांच से पहले न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है इस पूरे आरोप का, ध्यान रखना। अब देखिए, राज्यसभा के अंदर लेके आएंगे तो 50 सदस्य हैं, लोकसभा के अंदर तो 100, और सभापति महोदय इनको क्या कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हो भी गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक उप्रेती जो कि राज्यसभा के अंदर बिल लेके आए थे, उनको बिल जो उस समय तत्कालीन राज्यसभा के अंदर बिल आया था, और राज्यसभा के उस समय सभापति जो कि उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वेंकैया नायडू द्वारा उस बिल को अस्वीकार कर दिया था। यह भी आपको बात पता होनी चाहिए। और समिति बनती है, इसमें 3 सदस्य हैं। जब ये समिति सिद्ध कर लेती है उसके बाद में वापस में सदन में जाता है, और सदन में मैं बार बार बोल रहा हूं विशेष बहुमत है, कुल सदस्यों का तो बहुमत है, और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 है। यह प्रश्न सबको पता होना चाहिए। उसके अलावा
कुछ और अनुच्छेद देख लेते हैं। देखिए 124 से लगा के 124 के मैंने भाग तो वैसे भी बता दिए, आज मैं तो आपको बता देता हूं 125 के बारे में क्या है। एक मिनट कहां लिखे, यहां देखिए 100, यहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं 125 के अंदर क्या लिख रखा है। 125 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन 2,80,000 रुपए है, जबकि अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 126 के अंदर क्या लिख रखा है। अनुच्छेद नंबर 126 के अंदर जब भी मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होगा सुप्रीम कोर्ट के, तो उसकी जगह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद नंबर 126 के तहत करेंगे। और उसी आगे एक और है 127, जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत होता है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति महोदय उनकी नियुक्ति करते हैं। इसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर लेते हैं और ये नियुक्ति करते हैं 2 साल के लिए। जैसे वो वापस 2 साल के लिए करते हैं नियुक्ति, तो ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय 127 के तहत, और 128 में आपके लिख रखा है क्या, ध्यान रखना, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाती है। लेकिन जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की जिनकी नियुक्ति होने वाली है उससे उनकी पहले सलाह लेनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो होना ही नहीं चाहे तो फिर किसको करे। और यहां पर 2 साल के लिए है। यहां पर तदर्थ न्यायाधीश को एक बार किया जा सकता है, लेकिन वो जब तक जरूरत हो तब तक है ना। अगला है 129। 129 के अंदर क्या लिख रखा है। 129 के अंदर ये लिख रखा है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट का द्वारा दिया गया फैसला भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर कोई न्यायालय है, या फिर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय है, तो उन सबको वो मामला या फिर वो फैसला मानना ही होगा, ठीक है। और अगला 130 में क्या लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। सुप्रीम कोर्ट का स्थान वैसे संविधान में ये तय कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली होगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका स्थान बदल भी सकते हैं, यह भी ध्यान रखना। तो आपको 130 तक याद होना चाहिए। 124 से मैंने पहले भी बता चुका हूं, एक बार वापस बता देता हूं टोटल। देखिए 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित गठन है, वो स्थापना है जो कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना उस समय मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश 8 थे पूरी टोटल, ठीक है, 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश था। वर्तमान के अंदर क्या है, तो देखिए 124(2) के अंदर ही तो ये लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या है वो संसद निर्धारित करेगी। इसका मतलब वर्तमान के अंदर जो संख्या निर्धारित है वो 34 संख्या निर्धारित है, एक मुख्य न्यायाधीश, उसके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, वो संसद तय करते भैया। और उसके अलावा अगला है 124(2). 124 में तो सिर्फ स्थापना एवं गठन है, 124(1) में संसद उनकी संख्या निर्धारित करेगी, 124(2) के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करने वाले हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और अगला है 124(3), जिसके अंदर क्या दे रखा है, योग्यताएं दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो हमें सबको पता है वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही बनाया जा सकता है, लेकिन अन्य न्यायाधीश किसे बनाएंगे, तो उनकी योग्यताएं दे रखी है। योग्यता में वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, सबसे पहले ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन वो उच्चतम या उच्च न्यायालय के अंदर क्या है, उच्च न्यायालय के अंदर कम से कम 5 साल तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। उसके अलावा वो उच्च न्यायालय के अंदर 10 साल वकील रहा हो। एक फिर राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, विधि विशेषज्ञ होना चाहिए, यह बात आपको पता होनी चाहिए। और 124(4) जो अभी हमने पढ़े हैं, 124(4) जिसके अंदर हटाने का प्रोसेस है इनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, जो आपको पूरी बताई है। 124(5) में संसद इनको हटाने से संबंधित और भी कानून बना सकती है, समय समय पर कुछ चेंज करना हो तो। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार ही इनको हटाया जाता है, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा 124(6) के अंदर शपथ वगैरह ये लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 125 मैंने बता दिया है, इनकी वेतन वगैरह है, और वेतन भारत के संचित निधि से इनको वेतन मिलता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, ये भी आपको पता होना चाहिए। 126 के तहत
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पद भरा जाता है 127 के तहत, तदर्थ न्यायाधीश 128 के तहत, सेवानिवृत्त न्यायाधीश 129 के तहत, अभिलेख न्यायालय और 123 सुप्रीम कोर्ट के स्थान कहां होगा यह निर्धारण किया जाता है। आज के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैंने काफी कुछ जानकारी दी है, अब इनसे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो देखिए इस प्रश्न को हम आज यहीं पर निपटा देते हुए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के क्या है शर्तें हैं। ध्यान रखना, यहां पर शर्तें पूछ रहा है, यहां पर शर्तें पूछ रहा है। और देखिए, वो भारत का नागरिक है, वो संसद के किसी सदन का या फिर किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, या फिर वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, या फिर वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या फिर सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन कौन सी हो गई, तो देखिए भारत का नागरिक होगा, एक तो ए वाली, और एक है ये 35 वर्ष की आयु, ये तो भाई योग्यता हो गई ना, और हमें पूछ रहा है शर्त के बारे में, तो शर्तें तो ये हो गई, शर्तें तो ये हो गई। एक तो वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, एक वो लाभ के पद पर धारण नहीं करेगा, और इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर दूसरा और तीसरा होगा, यह पता होना चाहिए। ऊपर वाले वो भारत का नागरिक है या फिर वो 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका है, ये दो तो योग्यताएं दे रखी है भैया, दो योग्यताएं हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 157 के अंदर दे रखी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब आप देख लीजिएगा सबसे पहले भाग देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग है, भाग नंबर 6 के अंदर राज्यपाल और कौन है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और उसके अलावा महाधिवक्ता। ध्यान रखना, इन चारों पदों का वर्णन यहां से मिलता है छठे भाग के अंदर, और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 153 से लगाकर आपके 167 तक वर्णन कर रखा है, इसी के अंदर इनका वर्णन कर रखा है। अब ये दोनों आपको पता होगा, वो भारत का नागरिक होगा या फिर वो 35 वर्ष आयु होगी, ये तो इनकी योग्यता है। अब देखिए 153 के अंदर क्या लिख रखा है, वो भारत में प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, ये लिख रखा भाई, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद नंबर 153 में लिख रखा है। 154 में क्या लिख रखा है, कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका, या जैसे संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन मूल संविधान के अंदर तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 का हुआ था, उसमें एक बात जोड़ दी गई कि एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी कार्यभार दिया जा सकता है भी, ठीक है ना। लेकिन इनका वेतन, जिस समय ये राज्य 2 राज्यों का काम करेंगे तो अलग अलग राज्यों के साथ जो भी वेतन मिलेगा वो राष्ट्रपति महोदय तय कर देंगे, लेकिन इनको पेंशन भारत की संचित निधि से मिलने वाली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 154 हो गया। 155 के अंदर इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है इनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और 156 के अंदर इनका कार्यकाल है, और कार्यकाल राष्ट्रपति पर प्रशांत पर्यंत होता भी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इनका कार्यकाल होता है, और वो आपको ध्यान रखना होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इनका कार्यकाल निर्धारित होता है। राष्ट्रपति एक वारंट जारी करते हैं, ये वारंट पुलिस वाला नहीं है, ये एक वारंट जारी करते हैं, एक पत्थर जारी करते हैं, जिसका राज्य का मुख्य सचिव पढ़ता है और राज्यपाल महोदय की नियुक्ति होती है। हालांकि इसमें कार्यकाल राज्यपाल का आपने देखा आमतौर पर 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति प्रशांत प्रेम होता है, राष्ट्रपति कब भी चाहे तो उनको त्यागपत्र दिलवा सकते हैं। 157 में इनकी योग्यताएं दे रखी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। 157 के अंदर इनकी योग्यताएं दे रखी है। 159 के अंदर ये शपथ लेते हैं, 159 के अंदर ये शपथ लेते हैं। शपथ ध्यान रख लेना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो इन्हें शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाता है। हाई कोर्ट का मुख्य
न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कहां हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यहां पर योग्यताएं दे रखी हैं और योग्यताएं, दो योग्यताएं हैं। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 159 हो गया। अब देखिए 161 के अंदर क्या दे रखा है, 161 के अंदर समाधान है, समाधान शक्ति। जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदय समाधान की शक्ति है, उसी प्रकार से 161 में राज्यपाल महोदय की भी समाधान शक्ति है। उसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं 163 ध्यान रख सकते हैं, इंपोर्टेंट है ये 163 इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ये लिख रखा है कि राज्यपाल है वो अपने विवेकाधिकार की शक्तियों को छोड़कर अन्य शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कर सकते हैं। मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ये कर सकते हैं। ठीक है ना, अपनी विवेक मंत्री परिषद सलाह। ठीक है, ध्यान रखना अपनी विवेकाधिकार जितनी भी शक्तियां हैं उनके अलावा मंत्री परिषद की सलाह से वो कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा 164 जो इंपोर्टेंट है भाई, 164 के अंदर मैं अभी बोल के ही बता रहा हूं, यहां पर जगह कम है। 164 के अंदर ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आता है भाई। 164 के अंदर यह लिख रखा है कि अगर मंत्री परिषद है वो व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी हो गई और राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी, जबकि सामूहिक रूप से यह है ना विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो गई 164 के अंदर। यह ध्यान रख लेना, 164 के अंदर यह लिख रखा है। अब इसके अलावा 167 याद रखना, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो हर 15 दिन बाद में राज्य के संवैधानिक तंत्र या फिर राज्य के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही है वो राज्यपाल महोदय का उपलब्ध कराए या फिर उनकी जानकारी दे। एक 167 हो गया। अब एक आपको एक याद रखना है 174 के तहत क्या होता है। 174 में यह लिख रखा है किसी राज्य का जो नया सत्र है उसको सत्र को आहूत करना, सत्र अवसान करना, सत्र का विघटन करना, लेकिन सत्र का स्थगन नहीं है, वो भी राज्यपाल महोदय ही करते हैं। ठीक है ना, 174 के तहत 175 भी आप ध्यान रख सकते हैं। 175 में क्या है, 175 के अंदर यह लिख रखा है कि सत्र के अंदर एकल सदन या फिर संयुक्त सदन के अंदर राज्यपाल को संदेश भेजने का भी अधिकार दे रखा है। और 176 के अंदर विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण है 176 के अंदर। 176 के अंदर विशेष अभिभाषण है, जब भी नई विधानसभा गठित हो गई राज्यपाल का विशेष अभिभाषण भी होगा, ध्यान रखना, यह भी आपको पता होना चाहिए। 176 हो गया। उसके अलावा भी कुछ है तो देख लीजिएगा। एक तो 200 याद होना चाहिए। 200 के अंदर क्या है, तो कोई भी विधेयक होगा उस विधेयक पर राज्यपाल महोदय की सहमति इसी विधेयक के तहत होती है, इसी अनुच्छेद के तहत होती है। और एक 201 ये वो अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल महोदय अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं तो फिर इसी 201 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय उनके पर प्रतिक्रिया देते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जिसका नाम है 213, और ये 213 के तहत ही राज्य के अंदर अगर कभी सत्र न चल रहा हो, विधानसभा का सत्र न चल रहा हो और राज्य के अंदर एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पर कानून लाना हो, तो फिर 213 के तहत राज्यपाल महोदय एक अध्यादेश जारी कर कानून ला सकते हैं। ये टोटल अनुच्छेद है जो कि राज्यपाल से संबंधित है, ये सबको पता होना चाहिए। एक बार मैं वापस बता दूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की आपको ध्यान रखना, दो योग्यता तो आपको ध्यान होगी, भारत का नागरिक और आपके क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी करनी होनी चाहिए। और उसके अलावा वो संसद के सदन का या फिर किसी विधानमंडल का किसी का भी सदस्य नहीं होगा, ये शर्त में दे रखी है। और उसके अलावा एक और शर्त दे रखी है कि वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लेकिन ये संविधान के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि लाभ का पद का उल्लेख कहीं नहीं कर रखा है, न लाभ की परिभाषा दे रखी है लाभ के पद की, तो ध्यान रखना। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र के अंदर मंत्री या राज्य के मंत्री क्या नहीं आता, लाभ के पद में नहीं आता है। राज्यपाल महोदय का वर्णन भाग 6 के अंदर, जो कि संविधान का टोटल 22 भाग है, उसके अंदर छठा भाग के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता का वर्णन कर रखा है। अब आपको यह ध्यान रखना है, अनुच्छेद 153 से 167 तक इनका वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 153 जिस तरीके से 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल का वर्णन है। राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है,
ठीक है ना। और ये कब हुआ, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि अधिकतम राज्य को बनाया जा सकता है। और एक ये परंपरा भी है कि जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं उस समय एक परंपरा बनी हुई है, दो परंपरा है। एक तो जिस राज्य का राज्यपाल निवासी होगा उस राज्य का वो राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, और उसके अलावा जहां पर मुख्यमंत्री है उस मुख्यमंत्री, जहां पर राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह या फिर परामर्श कर सकते हैं। ये परंपरा है, मानना कोई राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। 154 के तहत कार्यपालिका शक्ति जो कि किसमें नियत होगी, राज्यपाल महोदय में नियत होगी। उसके अलावा 155 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति के प्रशांत ही इनका कार्यकाल होता है। वैसे 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल, लेकिन बीच में भी इस्तीफा दिलाया जा सकता है। 157 में योग्यता बता चुके हैं। 159 के अंदर ये शपथ लेते हैं। शपथ ध्यान रखना, ये भारतीय संविधान के और विधि के संरक्षण, प्रतिरक्षण और रक्षण की शपथ जो कि भारत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है, ठीक है। 163 के अंदर अपने विवेकाधिकार कार्यों के अलावा मंत्री परिषद जो भी कार्य की सलाह देती है उसके अनुसार ये कार्य कर सकते हैं, करते भी हैं। 167 में मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वो अपने राज्य के जो भी प्रशासन की व्यवस्थाएं चल रही हैं उनके बारे में हर 15 दिन के बाद में राज्यपाल को अपडेट देते रहे। 164 इंपोर्टेंट है। 164 में 3 बातें लिख रखी है। एक प्रश्न आता है, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधानसभा। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आप बताना राज्यपाल। और मंत्री परिषद राजनीतिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब आप बताना मुख्यमंत्री। और यही केंद्र में काम करता है। वहां पर भी पूछा जाता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से तो लोकसभा, अगर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, लेकिन राजनीतिक रूप से तो प्रधानमंत्री। तो यह आपको पता होना चाहिए। 175 आपको भी बता दिया गया, 175 बता दिया ना। 175 में क्या था, 174 नहीं बता। 174 के अंदर सत्र को आहूत करना, सत्र अवसान करना, सत्र का विघटन करना, लेकिन सत्र का स्थगन नहीं है। 175 के तहत इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर या तो फिर एक सदन या फिर दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई हुई है, तो उसके अंदर राज्यपाल महोदय उसमें संदेश भी भेज सकते हैं। और 176 के तहत विशेष अभिभाषण है। और 201 के तहत ये तो आरक्षित वाला मामला है, जो कि एक राज्यपाल महोदय 200 के तहत जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए जब आरक्षित कर देते हैं तो राष्ट्रपति महोदय 201 के तहत क्या देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और 213 के तहत राज्यपाल राज्य के अंदर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये थे अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित। मैंने पूरी कोशिश की कि एक एक आपको याद हो जाए। अब आपको याद कितना हुआ वो तो आप खुद अपना मूल्यांकन जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अगला क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आता है, और देख लीजिएगा। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो देखिए, विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, या फिर विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, या फिर सामाजिक न्याय के रूप में कार्य करने। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का तो सही आंसर स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में। आपको पता होगा स्वायत्त शासन के इकाइयों के रूप में ही कार्य करने के लिए अनुच्छेद नंबर 40 के तहत यह दिया गया है। और आपको यह भी पता होगा 73वां व 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 73 के द्वारा तो ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, जबकि 74 के द्वारा नगरीय निकायों को स्वायत्तता दी गई थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, 73वां और एक है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये तो है ग्राम पंचायत, सॉरी ग्राम पंचायत लिख दे या फिर पंचायत लिख दे सीधा, पंचायतों को स्वायत्तता। और यहां पर है नगरीय निकायों को स्वायत्तता। तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों कई बार पूछे गए हैं, तो इसका मतलब आपको दोनों के दोनों याद होने चाहिए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, दोनों याद होना चाहिए। उसके अलावा 24 अप्रैल को क्या मनाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं,
राष्ट्रीय पंचायत दिवस है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 40 अनुच्छेद आया, ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर वर्णन है। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान में कहां कर रखा है, नीति निर्देशक तत्व तो भारतीय संविधान के अंदर वर्णन कर रखा है भाग 4 के अंदर। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद आपके 36 से लगाकर 51 तक है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक किसका वर्णन कर रखा है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, राज्य के अंदर जो भी जनता निवास कर रही है उन सब के लिए कल्याणकारी योजनाएं या फिर उनका स्तर कैसे सुधारा जाए या फिर उनके लिए समय समय पर कल्याणकारी योजनाएं वगैरह बनाए, यही सब नीति निर्देशक के अंदर उनका कर्तव्य है। किसका है, तो राज्य ही इनको लागू करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक एक करके हम बता देते हैं एक बार फिर से। 36 से लगाकर 51 तक है। अब आपको पता होना चाहिए 36 के अंदर क्या लिख रखा है, 36 के अंदर, इसके अंदर 36 में तो राज्य की परिभाषा दे रखी है, संघ संघ की भी परिभाषा दे रही है, कार्यपालिका और विधायिका की परिभाषा है, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका की परिभाषा है। 37 के अंदर क्या है, तो 37 के अंदर नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ न्यायालय उसको लागू नहीं कर सकता, ये बात 37 के अंदर लिख रखी है। 38 के अंदर ये लिख रखा है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके अंदर लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध हो सके या फिर उनकी स्थिति प्रति सुधर भी सके, ये लिख रखा है। 39 के अंदर आपको पहले भी बता चुके हैं, 39 के अंदर समान वेतन है, समान रोजगार है, बच्चों एवं स्त्रियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था की जाए, है ना, उनको उनके उम्र के हिसाब से कार्य मिले, ये सब उसके अंदर है। 39A के अंदर भी ये लिख रखा है कि क्या लिख रखा है, मतलब विधिक न्याय और फिर एक समान न्याय, निःशुल्क न्याय, और जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनको एक न्याय उपलब्ध कराया जाए, एक निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ये 39A के अंदर लिख रखा है। 40 के अंदर न्यायपालिकाएं, 44 के अंदर समान नागरिक संहिता, ये भी आपको पता होगा। 48 के अंदर क्या है, 48 के अंदर पर्यावरण है वो वाला है, और आपने एक पढ़ा था 48A के अंदर है पर्यावरण वाला, तो 48 के अंदर कृषि एवं पशु संपदा के बारे में ये आप सबको पता होना चाहिए। 50 के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका लिखा है। 51 के अंदर शांति एवं विश्व शांति स्थापित करना जो राज्य करता है, तो ये आपको सब पता होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि नीति निर्देशक पर्सन बनता है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बारे में नीति निर्देशक तत्व मैंने कल ही क्लास के अंदर बताया था, इसीलिए मैं इसमें बता नहीं रहा हूं, ठीक है ना। अगली बार वापस क्वेश्चन आएगा तो पूरा का पूरा डिटेल से जानकारी ले लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने कम बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। कल वाली क्लास या परसों वाली क्लास के अंदर मैंने पूरा नीति निर्देशक पूरा डिटेल में बताया था। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। क्या यह बाल अपराध से संबंधित है, महिला घरेलू हिंसा को रोकता है, या यौन उत्पीड़न को रोकता है, या फिर महिला बेगारी प्रथा को रोकता है। इस प्रश्न का आंसर तो यौन उत्पीड़न को रोकता है। कब का ये मामला है, 1997 का ये मामला है भाई। एक तो ये बात ध्यान रखना, भावरी देवी नाम से एक महिला है, उससे ये संबंधित है भैया, ये भी ध्यान रखना आप। उसके अलावा ये यौन उत्पीड़न से संबंधित है। कार्यस्थल पर ध्यान रखना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन तय करने के लिए सरकार को निर्देश दिए थे इस वाद में, और सरकार ने 2013 के अंदर इससे संबंधित एक कानून भी बनाया और वर्तमान में वो कानून लागू भी है। तो ध्यान रखिएगा, विशाखा गाइडलाइन जो कि यौन उत्पीड़न को रोकना है, जो कार्यस्थल पर महिलाएं जो काम करने के लिए जाते हैं वहां पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है, उनको कैसे रोका जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे, जो कि सरकार को जारी किए थे। सरकार द्वारा उस पर कदम उठाकर 2013 में इसका कानून बना दिया, जो कि अनुच्छेद नंबर 14, 19 और 21, इन तीनों अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था महिलाओं का यह अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो किसी भी कार्यस्थल पर कार्य करने जाए तो फिर उनका यौन उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इसके बारे में यह ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन यह जानकारी यहां पर ले लेते हैं। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में से
किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता या शक्तियां होगी जो कौन देगा, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा प्रदान करेगा, या फिर संसद विधि द्वारा प्रदान करेगी, या फिर उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा प्रदान करेगा, या फिर भारत सरकार विनिश्चय द्वारा प्रदान करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ना राष्ट्रपति और ना ही उच्चतम न्यायालय। इसको संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय को एक शक्ति प्रदान कर सकती है कि वो संघ सूची के विषयों में किसी भी संबंध का क्या बना सकते हैं, अतिरिक्त अधिकारिता दे सकती है या फिर उसके ऊपर शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो अभी हम जानकारी लेके आए हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो योग्यताएं हैं वो एक बार वापस से देख लेते हैं। योग्यताएं, आपको ये प्रश्न बार बार आता है और ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 58 में है। 57 के अंदर पुनर्निर्वाचन है, 58 के अंदर योग्यताएं दे रखी है, 59 के अंदर क्या दे रखा है, शर्तें दे रखी है। एक तो वो उच्च न्यायालय के अंदर, उच्च सीधा लिख लो ना भाई, हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, ये आपको पता होना चाहिए। और एक है आपके हाई कोर्ट में ही या फिर अधीनस्थ न्यायालय के अंदर 10 साल क्या रहा हो, वकील रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में, प्रेसिडेंट की नजर में क्या हो, विधि विशेषज्ञ हो, विधि विशेषज्ञ हो। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। हाई कोर्ट में 5 साल तक क्या रहा हो, जज रहा हो, हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा, उससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय में भी रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की नजर में विधि विशेषज्ञ हो तो भी उसको बनाया जा सकता है, क्या, न्यायाधीश बनाया जा सकता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यह प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न देखिए इतना घुमा फिरा के भी प्रश्न आ सकता है, तो आपने कभी सोचा नहीं होगा। देखिए, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता। ये प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कि कोई राज्य है, राज्य सरकार है, वो राज्य सरकार किसी भी ऐसी सेवा क्या राज्य के अंदर लोगों के हित के लिए, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य रूप से लागू कर सकता है, लेकिन वो किसके आधार पर, कोई भेद नहीं कर सकता। क्या वो धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर, क्या लिंग, धर्म, मूल वंश या जाति के आधार पर, या फिर मूल वंश, जाति, उद्भव या जन्म स्थान के आधार पर, या धर्म, मूल वंश, उद्भव, निवास के आधार पर। तो देखिए ये प्रश्न का आंसर तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या राज्य है वो धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कुछ भी भेदभाव नहीं कर सकता। अब इस प्रश्न को समझने के लिए आपने पढ़ा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह वहां से प्रश्न आया भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ते हैं। उसके अंदर एक तो 23 है और एक है 24, और यह प्रश्न आया है 23 नंबर से। 23 के अंदर क्या लिख रखा है, 23 में एक तो लिख रखा है मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार, ठीक है, बलात्श्रम, बलात्श्रम, ठीक है, ये दो चीजें लिख रखी हैं। और 24 में क्या लिख रखा है, 24 में लिख रखा है 14 वर्ष से अगर कम बच्चा उम्र का है तो आप व्यावसायिक कार्यों में नहीं लगा सकते, ठीक है, ये चीजें लिख रखे हैं। लेकिन देखिए मानव दुर्व्यवहार, इसके अंदर हमें एक तो लिख रखा है हम उसका क्या नहीं कर सकते हैं, खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, बिक्री नहीं कर सकते, पुरुष, महिला या फिर बच्चे का किसी का भी नहीं कर सकते हैं, बेगार पर्दा नहीं करा सकते हैं, एक तो बेगार पर्दा भी नहीं करा सकते हैं, और बंधुआ मजदूरी भी नहीं करवा सकते भैया, बंधुआ मजदूरी। और एक है खरीद फरोख्त, या फिर आप मान सकते हो खरीद फरोख्ती माना बेचान नहीं किया जा सकता है ना, खरीद फरोख्त लिख दो, खरीद फरोख्त, ठीक है। तो देखिए किसी भी स्त्री, पुरुष या फिर बच्चों का आप किसी को बेच नहीं सकते, उनसे बिना पारिश्रमिक का काम नहीं करा सकते, मतलब कुछ भी धन दिया बगैर उसको आप काम नहीं करा सकते उससे। और बंधुआ, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध हम उसको
कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो ये तीनों ही बातें इसमें लिख रखी हैं और इसी के अंदर लिख रखा है देवदासी प्रथा, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति को भी इस अनुच्छेद नंबर 23 के अंदर प्रतिबंध कर रखा है। और इसी के अंदर 23 के अंदर ही ये बात लिख रखी है कि राज्य है वो लोगों के हित के लिए अन्य सैनिक कुछ भी योजनाएं या फिर सैनिक ये लिख रखा ना अभी का सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य रूप से कुछ वहां पर क्या लगा सकता है, कुछ योजनाएं बना सकता है, कुछ सेवाओं का गठित कर सकता है। लेकिन उन जो सेवाएं वहां पर गठित हो गई उन सेवाओं का राज्य सरकार वेतन दे या न दे ये राज्य सरकार के ऊपर है। लेकिन यह ध्यान रखना जो राज्य के अंदर जो सेवाएं गठित करेगा वो सेवाएं गठित करेगा उस सेवाओं के में राज्य सरकार धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वो मतलब हर जाति या हर समूह को उसके अंदर लिया जाएगा। अब राज्य सरकार उसमें वेतन दे या न दे वो राज्य सरकार निर्धारित खुद करेगी। ये 23 अनुच्छेद से ही यह संबंधित प्रश्न आया था और तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे भी आ सकता है। और 24 में तो 14 वर्ष के बच्चों, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर आप व्यवसायिक कार्य के स्थल पर अगर खतरनाक कार्य कल कारखानों में अगर लगाते हैं तो ये गैर कानूनी है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन सॉरी, घरेलू कार्यों के अंदर अगर बच्चा कार्य करवाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छूट है। लेकिन व्यवसायिक कार्यों के अंदर कल कारखाना जहां पर बहुत ही जैसे फैक्ट्रियां वगैरह में है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, हाँ ये प्रश्न तो भाई कई बार ये रिपीट हो चुका है प्रश्न। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, या फिर कनाडा से लिया गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया? यह समवर्ती सूची का विषय हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। हमने अमेरिका से क्या लिया है? एक तो मौलिक अधिकार लिया है, क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिया है, और क्या लिया है? न्यायिक समीक्षा लिया है, न्यायिक समीक्षा लिया है, और क्या लिया है? कोई बता सकता है? जो प्रस्तावना की शुरुआत की जो लाइनें हैं वो भी यहीं से लिए हम भारत के लोग, वो वाले शब्द है ना, तो ये भी ध्यान रखना। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया है? तो संसदीय शासन प्रणाली लिए है, संसदीय शासन प्रणाली हमने यहीं से ली है। और क्या लिया है? और हमने इकरी नागरिकता ली है, इकरी नागरिकता ली है, नागरिकता, इकरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने यहीं से लिया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। विधि का शासन है ना, विधि का शासन भी हमने यहीं से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है विधि का शासन, यह भी ध्यान रखना। विधि का शासन, विधि का संरक्षण, और ध्यान रखना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक प्रश्न और आता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहां से लिए हैं? तो ये हमने जापान से लिए हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने जापान से लिए हैं। उसके अलावा आपात उपबंध हमने कहां से लिए हैं? आपात उपबंध, आपात उपबंध, और आपात उपबंध हमने लिए हैं जर्मनी से, ये हमने जर्मनी से लिए हैं। संविधान के अंदर जो संशोधन है, संविधान संशोधन जो ये प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है? तो ये हमने लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से, ये भी आपको पता होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका से। तो फिर कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था ली है, संघात्मक शासन व्यवस्था ली है, संघात्मक शासन व्यवस्था हमने यहां से ली है। उसके अलावा और क्या लिया कनाडा से? कनाडा से एक चीज और ली है, और वो ली है अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, ये भी हमने कनाडा से ली है। उसके अलावा नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से लिया है। उसके अलावा मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य लिख लीजिएगा, मूल कर्तव्य कहां से लिए? तो मूल कर्तव्य आपने हम लिए हैं कहां से? मूल कर्तव्य कहां से लिए? यूएसएसआर है ना, यूएसएसआर, यानी आज का रूस है वो, पहले यूएसएसआर था 1991 से पहले, वो आप ध्यान रखना। फ्रांस से क्या लिया है? तो ध्यान रखना फ्रांस से हमने समानता, समानता, बंधुत्व की भावना है ना, बंधुत्व की भावना, ये हमने यहां से लिया है। तो ये आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, जो संविधान के स्रोत है वो हमने काफी देशों से लिया है, ये आपको पता होना चाहिए, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि हमारे भारत में जो संविधान बना हुआ है उन संविधान के अंदर कहां कहां से क्या क्या चीजें ले रखी है, तो आपको ये मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाँ, अगला है ये प्रश्न कई बार आ चुका है और अक्सर हर एक घूम फिर के एक दो परीक्षा में ये वापस आ ही जाता है। अब देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का है? क्या 5 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, या फिर 6 वर्ष का है, या फिर 2 वर्ष का है? प्रश्न का सही आंसर 3rd नंबर ऑप्शन है। इसके आगे और लिख दीजिएगा 65 वर्ष। ठीक है। अब देखिए, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसका अनुच्छेद नंबर इनका वर्णन कर रखा है 148 से लगाकर 151 तक। ठीक है। 148 के अंदर ही इनका क्या कर रखा है? 148 के तहत ही इनकी नियुक्ति, इनका जो भी शपथ, वेतन, सब कुछ इसी के अंदर है। तो इनके 148 के अंदर ही इनका क्या है? नियुक्ति है, शपथ वगैरह सब कुछ इसी के अंदर है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 149 के अंदर इनके जो कार्य वगैरह है वो संसद तय करने वाली है। ठीक है। उसके अलावा 150 के अंदर ये खुद जो कैग है वो कंट्रोलर एडिटर जनरल, ये खुद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि राज्य एवं संघ सरकार के जो प्रारूप है वो प्रारूप तैयार करते हैं। और 151 के तहत क्या करते हैं? 151 तहत अपनी रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सौंपते हैं और प्रेसिडेंट महोदय कहां पर रखवाते हैं? संसद के अंदर रखवाते हैं। तो ध्यान रखना, ये पूरा प्रोसेस है। और उसके अलावा इनका कार्यकाल 665 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पुनर्नियुक्ति इनकी नहीं होती है, पुनर्नियुक्ति इनकी नहीं होती है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पुनर्नियुक्ति नहीं होती है इसकी, किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। संविधान के 148 से 151 के मध्य इनका वर्णन कर रखा है। 148 के तहत इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, इनका कार्यकाल 665 होता है। 149 के तहत इनके सेवा शर्तें हैं, इनका कार्य है वो संसद तय करती है। 150 के तहत कैग है वो संघ सरकार या फिर राज्य सरकार का जो भी पैसों का हिसाब है वो पूरा का पूरा प्रारूप तैयार करती है। हालांकि इस पद का क्या महत्व है? जो भी केंद्र सरकार है पैसे खर्च करती है या फिर बिल पास करवाती है, उन पूरे पैसों का यही पद है जो उनकी निगरानी रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये फिर 151 के तहत अपनी रिपोर्ट पूरे राष्ट्रपति महोदय को बना के देते हैं और राष्ट्रपति महोदय वापस संसद के अंदर ये रिपोर्ट रखते हैं। तो ये पूरे जानकारी होनी चाहिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, कैग के बारे में अक्सर प्रश्न आता है और गलत नहीं होना चाहिए। अब अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। देखिए, नरसिम्हन समिति का संबंधित है क्या उच्च शिक्षा सुधार से है, कर संचरण सुधार से है, या बैंकिंग संरचना सुधार से है, नियोजन क्रियान्वयन सुधार से संबंधित है? तो ये आपके बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। कौन सी समिति? नरसिम्हन समिति। अब देखिए, एक समिति और आती है सरवण सिंह समिति, और इसी समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था? मूल कर्तव्य कौन सा? 11वां। कब? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 2002 के अंदर शामिल किया था। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई की जिम्मेदारी किनकी होगी? राज्य सरकार की होगी। 21A के अंदर अलग से और जोड़ रखा है, तो वो भी ध्यान होना चाहिए। यहां पर माता पिता, वहां पर राज्य सरकार, तो सब कुछ पता होना चाहिए। उसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी 45 के अंदर भी जोड़ रखा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में? मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य 11वां के बारे में पता होना चाहिए। मूल संविधान के अंदर 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर यह 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। आज का प्रश्न लास्ट प्रश्न है ये, और लास्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के पद के रूप में सर्वाधिक अवधि के रूप में रहा था? क्या विद्याचरण शुक्ल थे, चौधरी चरण सिंह थे, जगजीवन राम थे, रामविलास पासवान थे? तो यह आपको फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। जगजीवन राम का सबसे ज्यादा क्या था? कार्यकाल था, जो कि मंत्री के रूप में था। तो ये थे आज के प्रश्न। आपको कैसा लगा ये सेशन बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। और आगे भी हमारी ये क्लासें लगातार जारी रहने वाली हैं, आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो और क्लास का आनंद लीजिएगा।
आपको इस क्लास के अंदर क्या बढ़िया लगा और क्या कौन सा क्वेश्चन आपको बढ़िया सबसे बढ़िया लगा वो भी मुझे बताइएगा, और कौन सा क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है वो भी आपके कमेंट करके बताइएगा। इस क्लास के बारे में जरूर आप कुछ न कुछ कमेंट करके बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को और जारी रखेगा, मजबूत तरीके से तैयारी करिएगा और लगातार इस तैयारी को आप जारी रखेगा, बीच में ना छोड़े और जारी रखेगा। और हमारे साथ में जितना हमसे हो सके उतना हम भी देने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपना लाभ भी उठाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।